जय हिंद साथियों। आज हम लोग स्टैटिक जीके का 210 सवाल लेकर के आए हैं जो आपको रनिंग सवाल होंगे और एसएससी जीडी जो है 2023 जो एग्ज़ाम शुरू हो चुका है उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसमें से आप कोशिश कीजिए कि 125 से ज़्यादा आपका सही हो। अगर आपका 125 से ज़्यादा सही होता है तो निश्चित रूप से आप जो है सो एग्ज़ाम में भी बेस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत कम रखा हुआ है, 210 में से मात्र 125 ही सवाल सही करने हैं। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा टफ होगा। स्टैटिक जीके है और इसका जो नंबर होता है एग्जाम में क्वेश्चन का, ये सबसे ज़्यादा होता है एसएससी जीडी में। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से थोड़ा सा केयरफुली इसको बनाइए। हालांकि मैं उसके साथ आपको जो है डिस्क्रिप्शन भी समझाते चलूँगा, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी बेहतर एग्जाम दे करके आएँ। चलिए, पहला सवाल है आपका। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु, फटाक से आप अपना आंसर लिखिए और उसको चेक कीजिए। जब मैं बोलूंगा तो उसको चेक कर लीजिएगा। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु जो है वह डॉल्फिन है। लेकिन कहाँ की डॉल्फिन? तो नदी वाली डॉल्फिन। नदी में भी कौन सी नदी? तो गंगा नदी का डॉल्फिन। ठीक है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह गंगा नदी की डॉल्फिन है। ऑप्शन में हो सकता है कि आपको नदी का डॉल्फिन दे, तो बिल्कुल वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शांति का प्रतीक पक्षी है। किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबूतर। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, तो सत्यमेव जयते जो है यह राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। और इसका प्रयोग सबसे पहले अगर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडक नाम का जो उपनिषद है उससे राष्ट्रीय वाक्य को लिया गया है, ये ध्यान रखेंगे आप। सामान्य तौर पे जब आप अशोक स्तंभ को देखिएगा तो अशोक स्तंभ में जो जानवर का चित्र है उसके जस्ट नीचे सत्यमेव जयते आपका लिखा हुआ दिखेगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते लिया गया है, अभी हमने पीछे बताया कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। ठीक है, इसका मतलब होता है सत्य की विजय हो। अब ध्यान रखिए, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि राष्ट्रीय नारा क्या है, राष्ट्रीय वाक्य तो आप सत्यमेव जयते बता दिए, लेकिन राष्ट्रीय नारा अगर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय नारा क्या है, तो ध्यान रखिएगा क्या होता है राष्ट्रीय नारा, तो श्रमेव जयते। श्रमेव जयते राष्ट्रीय नारा है, मतलब श्रमिकों की जय हो, यह भारत का राष्ट्रीय नारा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो राष्ट्रीय पुष्प जो है वह कमल है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फल है, तो राष्ट्रीय फल जो भारत का है वह आम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है? अशोक चक्र का जो तीली होता है उसकी संख्या जो है वह कितनी होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है, वह होती है 24, 24 तीलियां होती हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि इन तीलियों का कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है, तो तीलियों का रंग जो होता है वह नेवी ब्लू होता है। ये ध्यान रखेंगे, केवल ब्लू नहीं, नेवी ब्लू। ठीक है। अगला है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? राष्ट्रगान, तो ध्यान रखना है कि जन गण मन को राष्ट्रगान कहते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि पहली बार कब गाया गया, तो यह पहली बार गाया गया था 1911 में। ठीक है। अगर पूछ दे कहाँ गाया गया था, तो राष्ट्रगान पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में, कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया था, यानी कि पहली बार कलकत्ता में गाया गया था। किस कार्यक्रम में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम में। सवाल एक और आपका हो सकता है कि राष्ट्रगान को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की है। अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 में अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण दत्त। ठीक है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जब पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। क्लियर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पांचांग आधारित है, ये कोलकाता गलत है, राष्ट्रीय पांचांग आधारित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पांचांग है यह किस पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पांचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत। अब आपसे अगर सवाल ये हो जाए कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। किसने शुरू किया था? तो कनिष्क ने शुरू किया था। कनिष्क जब 78 ईस्वी में शासक बना तो उसने शक संवत की शुरुआत की थी।
अगर आपसे सवाल पूछ दे कि शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा, शक संवत का पहला महीना जो होता है वह चैत होता है, और अंतिम महीना जो होता है वह फाल्गुन होता है। ठीक है, फाल्गुन जो है वह अंतिम महीना होता है किसका, तो शक संवत का। और भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत पर ही आधारित है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया। सवाल है आपका क्या, कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वह कब अपनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, 1957 में भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्र गीत गाया गया। तो राष्ट्रीय गीत जो है वह सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो ध्यान रखना है 1896 में पहली बार गाया गया था। इसका भी सवाल हो सकता है कि कहाँ गाया गया, तो ध्यान रखना है कि यह भी पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में ही गाया गया था 1896 में, और उस समय उस अधिवेशन के अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। ठीक है। राष्ट्रगान है क्या, तो वंदे मातरम जो है वह राष्ट्रगान है हमारा। ठीक है। और जनरली वंदे मातरम चूंकि सॉरी राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम हमारा। और जो है सो उसको लिखा किसने है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, या इन्हीं का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने लिखा है। अगर सवाल पूछ दे कहाँ लिखा है, तो उनकी एक उपन्यास थी आनंद मठ, उस उपन्यास में राष्ट्रगीत का जो है सो चर्चा है। अगर सवाल आपसे ये पूछ दे कि आनंद मठ उपन्यास में किस विद्रोह का वर्णन है, तो ध्यान रखिएगा, आनंद मठ किताब का नाम है। मठ में रहता कौन है, तो मठ में साधु रहते हैं, महात्मा रहते हैं, संत रहते हैं ना, और सन्यासी रहते हैं। तो साधु संत और महात्मा कोई विद्रोह नहीं हुआ है, लेकिन सन्यासी विद्रोह हुआ है। तो सन्यासी विद्रोह की जानकारी हमको आनंद मठ से मिलती है। अगर आपसे सवाल यह कर दे कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो ध्यान रखना है कि सन्यासी विद्रोह जो है वह 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी तक जो है सो चला था। ठीक है। क्योंकि जो मुगल शासक थे उन लोगों ने क्या किया था, मंदिरों पे टैक्स लगा दिया था, उसी के विरोध में सन्यासी जो है सो विद्रोह करने के लिए उतरे हुए थे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तो भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है यह कब अपनाया गया, ध्यान रखेंगे कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अगला है, बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। बाघ परियोजना क्या है, तो एक्चुअली बाघ जो है वह विलुप्त हो रहे थे, जिसके कारण उनके प्रजनन को बढ़ाने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई 1973 में। इसी को बाघ परियोजना कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बाघ की जनसंख्या में वृद्धि के लिए जो परियोजना अपनाया गया उसको बाघ परियोजना कहते हैं। सवाल है आपका कब शुरू हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है वह 3:2 है, यानी कि 3:2 है। ठीक है। मान लीजिए कि सवाल आपका घुमा के पूछ दे, अगर पूछ दे राष्ट्रीय ध्वज का के चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो सवाल आप निश्चित रूप से पढ़िएगा, हमेशा लंबाई जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। अगर पहले लंबाई पूछा है तो लंबाई पहले लिखेंगे, अगर चौड़ाई पहले पूछा है तो चौड़ाई पहले लिखेंगे। यानी अगर सवाल घुमा के हो जाए कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होता है, तो हो जाएगा 2:3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है लंबाई और चौड़ाई, तो 3:2। हमेशा लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय पर्व है। तो भारत के कितने राष्ट्रीय पर्व हैं, तो ध्यान रखेंगे 3 गो भारत का राष्ट्रीय पर्व है, और इस दिन जो है सो राष्ट्रीय छुट्टी भी रहती है। कौन कौन सी, तो 26 जनवरी जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त जिस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 2 अक्टूबर जिस दिन हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। ये तीनों के तीनों राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। ठीक है। अगला है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यह आप ध्यान में रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब ध्यान रखना है कि गणतंत्र दिवस कब से मनाया जाता है, अगर पूछ दे तो 1950 से। गणतंत्र का मतलब होता है कि संविधान का लागू हो जाना। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, यानी कि 1950 से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और स्वतंत्र अंग्रेजों ने हमें कब कर दिया, तो 1947 में। इसलिए 1947 से हम लोग जो है सो 15 अगस्त को 1947 से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला है, गांधी जयंती मनाई जाती है।
तो गांधी जयंती जो है यह 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, यह आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पहले ही ओवर में हैट्रिक लिया था, यानी कि किसी खिलाड़ी द्वारा डेब्यू किए जाने में बॉलिंग के दौरान पहले ही बॉल ओवर में, एक ओवर 6 बॉल का होता है, हैट्रिक लिया गया। हैट्रिक का मतलब होता है कि एक ही ओवर में लगातार 3 बॉल पर 3 विकेट। ठीक है, इसको हैट्रिक कहते हैं। तो यह अगर पूछा जा रहा है आपसे, पूछा क्या जा रहा है कि किसने लिया था, तो ध्यान रखना है कि इरफान पठान ने हैट्रिक लिया था पहले ही ओवर में। ठीक है, इरफान पठान भारत के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी थे। अगला है, मिग-21 का उड़ान भरने वाली पहली महिला कौन थी? तो मिग-21 का उड़ान भरने वाली पहली महिला अवनी चतुर्वेदी थी। अवनी चतुर्वेदी, जिन्होंने मिग-21 उड़ाया था। अब ये मिग-21 है क्या? तो मिग-21 जो है यह भारत का वायुसेना में शामिल एक वायुयान है, जिसको अवनी चतुर्वेदी ने पहली बार उड़ाया था। अगर आपसे सवाल कर दिया जाए कि मिग-21 भारत ने किस देश से खरीदा है, तो ध्यान रखिएगा कि सोवियत संघ से, जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, उससे मिग-21 खरीदा गया था। और कब खरीदा गया था? तो 1963 में खरीदा गया था। कितना खरीदा गया था? तो 874 खरीदा गया था। ठीक है, हालांकि अभी मिग-21 जो है ये बिल्कुल समझिए एक्सपायर हो चुका है। इसके नए वर्जन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका नाम है मिग-21 बाइसन। मिग-21 बाइसन। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था, भारत के जो प्रथम सीडीएस थे उनकी प्लेन क्रैश हो गई थी, वो मिग-21 ही थी जो क्रैश हो गई थी। और अभी के टाइम में एक्सपायर हो चुका है, उसकी यूज नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि भारत में विमानों की कमी है, जिसके कारण उसका इस्तेमाल किया जा रहा है अभी भी सेना के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए मिग-21 का दूसरा नाम क्या है, तो मिग-21 का एक और नाम है जिसको हम लोग मिकोयान गुरेचिया के नाम से जानते हैं। मिकोयान गुरेचिया, मिकोयान गुरेचिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस मिग-21 को यूएसए की मिकोयान कंपनी ने बनाया था। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप पढ़िए, निश्चित रूप से शेयर कीजिएगा दोस्तों में। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, तो पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक जीतने वाली पीवी सिंधु हैं। कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने रजत पदक जीता हुआ था। ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में फोर्ब्स ने एक डेटा जारी किया है, विश्व की खिलाड़ियों की जो सबसे ज़्यादा रुपए कमाती हैं, तो उसमें पीवी सिंधु जो है वो प्रथम स्थान पर हैं। ठीक है, भारतीय महिला खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा सालाना इनकम कमाने वाली वर्तमान टाइम में पीवी सिंधु हैं भारतीय खिलाड़ियों में। अगला सवाल है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था आरती शाह ने। आरती शाह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया था। एक्चुअली इंग्लिश चैनल की जो चौड़ाई है वह 40 किलोमीटर है, और इंग्लिश चैनल फ्रांस तथा ब्रिटेन के बीच में है। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच की एक समुद्री क्षेत्र है, एक नदी क्षेत्र है, जिसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर है, और इसको आरती शाह ने तैर करके पार किया था, जो भारत की पहली महिला है। अगला है, फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने वाले व्यक्ति हैं। तो फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद सबसे पहले किसने धारण किया था? तो वो थे के.एम. करियप्पा। ठीक है, फील्ड मार्शल जो होता है वो थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी कि थल सेना में जो सबसे ऊंचा का पोस्ट होता है उसको हम लोग फील्ड मार्शल कहते हैं, और के.एम. करियप्पा ने इस पद को सबसे पहले धारण किया था। अगला प्रश्न है आपका, निजी क्षेत्र का पहला बैंक है। तो निजी क्षेत्र का पहला बैंक एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक निजी क्षेत्र का पहला बैंक है, लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक आईसीआईसीआई बैंक है, और दूसरा सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक है। इस दोनों की स्थापना जो है 1994 में ही हुई थी, लेकिन एचडीएफसी की स्थापना पहले हुई थी। बट ये ध्यान रखिएगा, अगर सवाल आपका पूछ दे कि निजी बैंकों में सर्वाधिक सुविधा देने वाला बैंक कौन सा है, तो आपका एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले बछेंद्री पाल पहुंची थी, यानी बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। अगला है, गणित में असाधारण योगदान किसका रहा है? तो असाधारण योगदान एस रामानुजन का रहा है। एस रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन इनका पूरा नाम है। उनका अतुलनीय योगदान रहा है, और उन्हीं के जन्म दिवस को 22 दिसंबर के दिन हम लोग भारतीय राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। ठीक है,
श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो पड़ता है आपको 22 दिसंबर को। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म थी। तो भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म जो थी वह गांधी थी, यानी कि फिल्म का नाम जो था वह गांधी था। ठीक है। और इस गांधी फिल्म को लगभग 5 प्रकार का ऑस्कर पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की, यानी कि इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था, तो भानु अथैया जो है उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। और सबसे ज़्यादा वाहवाही इस फिल्म ने लूटा था गांधी जी के ड्रेसअप पे, यानी कि गांधी जी ने जो ड्रेस इस्तेमाल किया था, जो ड्रेस पहनाया गया था गांधी जी को, उसने जो है सो इस पुरस्कार को दिलवाया था, ऑस्कर पुरस्कार में नॉमिनेट करवाया था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, पहली आईपीएस महिला अधिकारी हैं, पहली आईपीएस महिला, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस महिला अधिकारी किरण बेदी हैं। ठीक है। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और किरण बेदी वर्तमान टाइम में गुजरात की राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे तेज मानव संगणक, यानी कि वह मनुष्य जिसने सबसे तेजी से गणितों का कैलकुलेशन किया था, तो है शकुंतला देवी। ध्यान रखना है, शकुंतला देवी जो है विश्व की सबसे तेज मानव संगणक के नाम से जानी जाती हैं। और इन्होंने 13 डिजिट के गुणा को मात्र 28 सेकेंड में कर दिया था। ठीक है। अगर पूछ दे कब, तो 18 जून 1980 में। कहाँ पर, तो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में, ब्रिटेन का एक कॉलेज है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, वहाँ पर इन्होंने जो है सो यह कारनामा कर दिखाया था। 13 डिजिट के 2 अंकों को इन्होंने गुना कर दिया था मात्र 28 सेकेंड में। ठीक है। नाम क्या है, शकुंतला देवी। चलिए, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो कौन है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। वो है कल्पना चावला। ठीक है। कल्पना चावला जो है भारत की पहली महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी। कब गई थी, तो ये 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष में गई थी। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि जिस विमान से गई थी उसका नाम क्या था, तो था कोलंबिया, कोलंबिया नामक विमान से गई थी। और जिस रॉकेट ने इनको लॉन्च किया था वह था STS-87। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अंतरिक्ष से उन्होंने जो पहली बार शब्द बोला था वह शब्द था, आप केवल अपनी बुद्धि हैं। क्या बोला था उन्होंने, आप केवल अपनी बुद्धि हैं, यानी कि मनुष्य जो है वह कुछ नहीं होता, केवल उसकी बुद्धि होता है। यानी कि बुद्धि को अगर इरेज कर दिया जाए तो मनुष्य कुछ नहीं। जैसे पागल आदमी क्या होता है, उसके सारी कॉन्सेप्ट इरेज हो जाते हैं, उसको समझ नहीं होता, कोई किसी को जान नहीं रहा होता, पहचान नहीं रहा होता, तो उसको भी कोई नहीं जान रहा होता, पहचान रहा होता। ठीक है। ये इनके द्वारा बोला गया पहला शब्द था। लेकिन दोबारा जब ये अंतरिक्ष गई थी तो वहां से आते समय 1 फरवरी, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, 1 फरवरी 2003 को इनका प्लेन क्रैश हो गया था। और उसमें जो है सो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। हालांकि इसके साथ इनके साथ 6 और लोग थे और सातों के सातों लोग जो है सो मर गए थे, कोई भी जो है सो नहीं बच पाया था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, ऊपर एक सवाल छूट गया है, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कौन थी। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। ठीक है। तो पूछ रहा है कि वह कौन थी, तो वो थी आपको SI पद्मावती। ठीक है। SI पद्मावती जो है वह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट है। और इनकी मृत्यु 103 वर्ष की आयु में, अभी कोविड-19 जो आया था उसके कारण जो है सो इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि SI पद्मावती को मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, विवेकानंद योग विद्यालय है, तो विवेकानंद योग विद्यालय जो है वह आपको कहाँ पर है, तो लॉस एंजलिस में है। ठीक है। लॉस एंजलिस में विवेकानंद योग विद्यालय स्थित है। विवेकानंद जो है इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर इनकी एक सबसे फेमस कीर्ति है वह है शिकागो सम्मेलन। हुआ कब था, तो 11 सितंबर 1893 को शिकागो में, अमेरिका के शिकागो शहर में एक धर्म सम्मेलन हुआ था। और उस सम्मेलन में जो है सो भारत के तरफ से विवेकानंद ने ही हिस्सा लिया था। और इनका पहला जो शब्द था वो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों था। कहा जाता है कि जैसे ही इन्होंने मेरे प्यारे भाइयों और बहनों बोला तो 2 मिनट तक लगातार जो है सो तालियां बजती रही थी और सुनने पर इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय फिल्म उद्योग के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं दादा साहब फाल्के। ठीक है, दादा साहब फाल्के का पूरा नाम है धुंधीराज गोविंद फाल्के। धुंधीराज गोविंद फाल्के। इन्होंने जो पहली फिल्म बनाई थी वह था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, जो भारत की पहली बोलती फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, और इन्हीं के सम्मान में भारत सरकार द्वारा भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार दिया जाता है, जिसको हम लोग दादा साहब फाल्के पुरस्कार कहते हैं। हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ सवाल आपसे एग्जाम में पूछ दे, तो ध्यान रखिएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, और सबसे पहला पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था, जबकि 2017 में विनोद खन्ना को, 2018 में अमिताभ बच्चन को, 2019 में रजनीकांत को, 2020 में आशा पारेख को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह आप ध्यान रखेंगे, करंट वाला भी बता दिया मैंने और पहले वाला भी बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च शांति वीरता पुरस्कार है। तो भारत का सर्वोच्च शांति वीरता पुरस्कार जो है वह अशोक चक्र है, और इसकी शुरुआत 4 जनवरी 1952 को हुई थी। ठीक है, अशोक चक्र की शुरुआत 4 जनवरी 1952 को हुई थी, जो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है और शांति वीरता पुरस्कार है। और यह पुरस्कार जो है सैनिक और गैर सैनिक दोनों को प्रदान किया जा सकता है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि पहला अशोक चक्र किसे मिला था, तो ध्यान रखिएगा, अपने बिहार के सारण के रहने वाले थे श्याम बाबू सिंह, श्याम बहादुर सिंह। ठीक है, तो उन्हीं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगर आपसे सवाल हो कि अब तक कितने वीरता पुरस्कार कितना अशोक चक्र शांति वीरता पुरस्कार यानी कि अशोक चक्र दिया जा चुका है, तो ध्यान रखना है कि 83 अशोक चक्र दिए जा चुके हैं, जिसमें से 58 अशोक चक्र मरणोपरांत दिया गया है, यानी कि यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित पार्श्व गायिका, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित पार्श्व गायिका कौन है? तो वो है आपको लता मंगेशकर। ठीक है, पार्श्व गायिका का मतलब होता है बैकग्राउंड सिंगर। ठीक है, जो केवल आवाज़ देता है और फिल्म में एक्टिंग, उस सिंगिंग का, उस गाने का एक्टिंग करता है, उसी गाने को पार्श्व गाना कहा जाता है। और लता मंगेशकर पहली पार्श्व गायिका हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है। लेकिन अगर आपसे सीधे सीधे सवाल कर दे कि भारत की पहली महिला गायिका जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वो हो जाएंगी MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, क्योंकि MS सुब्बुलक्ष्मी को यह पुरस्कार 1997 में प्राप्त हुआ था, जबकि लता मंगेशकर को यह पुरस्कार 2001 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अभी हमने पीछे समझाया है आपको 2018 वाला। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका कमेंट कर पाएंगे, और ये मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि कमेंट आप ही को करना है किसे दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार जो है 2018 का रैमन मैग्सेस पुरस्कार जो है वह दिया गया है सोनम वांगचुंग को। ठीक है, सोनम वांगचुंग को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। हालांकि अभी 2022 चल रहा है, तो हमको करंट के हिसाब से भी देख लेना चाहिए, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार की शुरुआत, रैमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुई थी। फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे जिनके सम्मान में रैमन मैग्सेस, उन्हीं के सम्मान में इस पुरस्कार को जो है सो रैमन मैग्सेस फाउंडेशन प्रदान करता है। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत जो धनराशि दी जाती है वह $50,000 की धनराशि होती है, और प्रति वर्ष 31 अगस्त को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2022 में यह पुरस्कार 4 लोगों को प्रदान किया गया है। रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को। ध्यान से सुनिए, आप कॉपी में लिख भी लीजिए ताकि ध्यान रहेगा। आंसर यहाँ पे तो है नहीं, आपको बैठ के लिखना होगा। अब वीडियो को सुनिए और ध्यान से इसको बैठ करके लिखिए, ताकि रिवीजन करके आप एग्जाम में जा सकें, या फिर 2 बार 3 बार आप वीडियो को सुन लीजिएगा तो भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो 4 लोगों का नाम सुनिए कौन कौन है। एक है कोलंबिया के मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, ये हैं कहाँ के? तो कोलंबिया के मनोचिकित्सक हैं ये, जिनको दिया गया है। दूसरे जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं तदाशी हतोरी, उनको दिया गया है। तीसरे हैं फिलीपींस के
बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाटेड मैड्रिड, बर्नाटेड बर्नाटेड मैड्रिड, मैड्रिड, इनको यह पुरस्कार जो है सो दिया गया है। और चौथे हैं फ्रांसीसी पर्यावरणविद गैरी बेनचेरी, गैरी बेनचेरी। इन चारों लोगों को 2022 का रैमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखना है, पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार के तहत कुल 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 से हुई थी, परंतु पहली बार 1965 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगर सवाल आपका पूछ दे कि पहली बार किसको दिया गया था, तो ध्यान रखना है मलयालम लेखक हैं जी शंकर कुरुप, उन्हीं को यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में आपसे पूछ दे कि कितनी धनराशि दी जाती है, तो ध्यान रखना है कि 11 लाख रुपए की धनराशि ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। अगर आपसे सवाल पूछ दे हाल फिलहाल का, यानी कि 2021 और 2022 का, तो ध्यान रखना है कि 2021 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह दिया गया है असमिया भाषा के लेखक हैं नीलमणि फूलन। ठीक है, असमिया भाषा के लेखक हैं नीलमणि फूलन, उनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में दिया गया, जबकि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में कोंकणी भाषा के एक लेखक हैं दामोदर मौजू, दामोदर मौजू, उनको जो है सो यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे इसका। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार का संबंध है, सॉरी इसके पहले एक और सवाल है। ये सवाल है 28वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया है, तो 28वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है यह आपको किसको दिया गया है पूछा जा रहा है। तो सही आंसर होगा के शिवा रेड्डी, के शिवा रेड्डी को यह पुरस्कार जो है सो प्रदान किया गया है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 से हुई थी। 1991 से सरस्वती सम्मान की पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और इसके तहत 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला है अलेक्जेंडर डेल रिपंगल पुरस्कार का संबंध है। तो यह पुरस्कार जो है यूके के द्वारा दिया जाता है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग ब्रिटेन समूह कहते हैं, उसके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 किसको दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है सुमन गोस्वामी को। ध्यान रखना है, किसको दिया गया है? सुमन गोस्वामी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक हैं। तो वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस आंदोलन से संबंधित है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध जो है वह एक आंदोलन है जिसको हम लोग बोलते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, उसी से संबंधित है, इनका जो है सो रिलेशन है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का संबंध ईश्वर चंद्र विद्यासागर से है, उन्होंने ही वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखा था। अगला प्रश्न है प्रेरक दौर सम्मान का संबंध है, प्रेरक दौर सम्मान का संबंध किससे है? तो यह सम्मान का संबंध स्वच्छता से है, यानी कि साफ सफाई जहाँ पे ज़्यादा बेहतर विकसित होती है उन क्षेत्रों में इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका लेखक देवेश राय का संबंध है, देवेश राय का संबंध किस भाषा से है? तो बंगाली भाषा से, यानी कि देवेश राय जो है वो बांग्ला भाषा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दी डिसाइकल फिल्म बनी है, द डिसाइकल फिल्म बनी है, तो यह फिल्म मराठी भाषा में बनी है। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोला जाता है और इस फिल्म की जो मुख्य स्टोरी है वह युवा गायक पे है। ठीक है, जैसे सिंगिंग लोग करते हैं ना, सिंगर बनते हैं, तो सिंगर के बनने के ऊपर जो है सो ये इस फिल्म को बनाया गया है, यह फिल्म प्रेरित है। अगला प्रश्न है आपका क्रिस्टल अवार्ड 2020, क्रिस्टल अवार्ड 2020 से सम्मानित है, यानी कि क्रिस्टल अवार्ड 2020 जो है यह किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है दीपिका पादुकोण को। ठीक है, क्रिस्टल अवार्ड 2020 दीपिका पादुकोण को दिया गया है। अब सवाल उठता है काहे?
तो मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और इनकी एक संस्था चलती है, लिव लव लाइफ सॉरी लाफ लिव लव लाफ को चलाने के लिए उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य कथक कली का संबंध है। हिंदू एवं मुस्लिम विशिष्टता का अद्भुत संयोग, हिंदू एवं मुस्लिम विशिष्टता का अद्भुत संयोग किस राज्य के नृत्य में आपको जो है सो दिखाई देता है? सबसे पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। ऊपर है शास्त्रीय नृत्य कथकली का संबंध है, तो यह इस नृत्य का संबंध। अगला प्रश्न है, हिंदू एवं मुसलमान विशिष्टता का अद्भुत संयोग किस नृत्य में मिलता है? ठीक है, तो हिंदू और मुसलमान विशिष्टता का अद्भुत संयोग कथक नृत्य में देखने को मिलता है। ठीक है, कथक नृत्य में जो है सो इन दोनों का संयोग देखने को आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का प्रख्यात यानी कि फेमस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो है वह भरतनाट्यम है। यह ध्यान रखेंगे आप, भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का। अगला है, लवणी लोक नृत्य है, लवणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। अगला है, मून वॉक, ये मून वॉक है, ये ध्यान रखेंगे कि प्रसिद्ध नृत्य चाल संबंधित है। मून वॉक का जो प्रसिद्ध नृत्य है वह इसकी शुरुआत किसने की थी और किसके नाम से फेमस हुआ था? तो यह है माइकल जैक्सन के नाम से। आप देखिएगा माइकल जैक्सन का कोई डांस स्टेप, तो जो है सो एक पैर घसीट करके पीछे की तरफ चलते हैं, उसी को मून वॉक कहा जाता है। अगला है, राग मियाँ मल्हार का सृजन किया है, तो राग है ये, राग मियाँ मल्हार, मियाँ की टोढ़ी, ये सब तरह के जो नाम होंगे उसका सृजन तानसेन ने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि तानसेन जो है इस राग का सृजन किए हैं। और तानसेन किस राजा के समय में थे? तो ध्यान रखना है कि अकबर के समय में जो है सो तानसेन थे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न है आपका, सतरिया नृत्य का संबंध है, सतरिया नृत्य जो है इसका संबंध किस राज्य से है? तो यह असम राज्य से, यानी कि असम राज्य का यह लोक नृत्य है। अगला है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? यह यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला है, झूमर पारंपरिक नृत्य है, झूमर नामक नृत्य जो है यह किस राज्य का नृत्य है? यह पूछा जा रहा है। तो यह आपका असम का नृत्य है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यानी कि कौन सा नृत्य जो है वह भारत के शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं आता है? तो ध्यान रखिएगा, भांगड़ा नृत्य जो है यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अब सवाल उठता है कि कैसा नृत्य है? तो भांगड़ा जो है यह लोक नृत्य है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला है, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध है, हरि प्रसाद चौरसिया जो है यह किससे संबंधित है? तो बांसुरी वादन से संबंधित है, यानी कि बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध हुए हैं हरि प्रसाद चौरसिया। अगला है, कथक किस राज्य का नृत्य है? तो कथक जो है यह मूल रूप से उत्तर भारत कहा जाता है का नृत्य है, लेकिन मूल रूप से अगर राज्य का चर्चा कर दे, ऑप्शन में राज्य दे दे, तो उत्तर प्रदेश आप सही कीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जो है सो लोक नृत्य है। अगला है, गिद्धा लोक नृत्य संबंधित है, तो गिद्धा का संबंध पंजाब से है। अगला है, नृत्य शैली डोलू कुनीथा का संबंध किस राज्य से है? तो डोलू कुनीथा जो है यह कर्नाटक राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। अगला, शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं है, बहुत सारे नृत्य हैं जो शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं है, यानी कि जो भी लोक नृत्य जो होंगे वो शास्त्रीय नृत्य की शैली में शामिल नहीं किए जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कालबेलिया जो है यह शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं है, ये ध्यान रखना है। कालबेलिया अगर पूछ दे किस राज्य का नृत्य है कालबेलिया, तो राजस्थान का नृत्य है। कालबेलिया जो है राजस्थान का नृत्य है। राजस्थान में राज्य में एक जनजाति रहती है सपेरा जनजाति, सपेरा जाति, उसी की जो है सो नृत्य है कालबेलिया। ठीक है, अगला है, गरबा लोक नृत्य का संबंध है, यानी कि गरबा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। देखिएगा जो होता है आपका क्या, दशहरा पूजा, उस दौरान जो है सो ये लोग दो डंडे से खेलते हैं लोग, डांडिया और गरबा। ठीक है, ये दोनों लोक नृत्य आपके गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, असम के लोक नृत्य शैली नहीं है,
आपको ऑप्शन दिया होगा उसमें से कौन सा लोक नृत्य शैली असम का नहीं है। तो ध्यान रखना है कि मंदजास जो है यह असम का लोक नृत्य नहीं है। मंदजास पूछेगा किस राज्य का है, तो राजस्थान का लोक नृत्य है मंदजास। अगला है लोक नृत्य शैली गोटीपुआ संबंधित है। तो गोटीपुआ नामक लोक नृत्य का संबंध उड़ीसा राज्य से है। अगला है दुमहल लोक नृत्य। दुमहल लोक नृत्य का संबंध है, तो यह जो है मूल रूप से जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है दुमहल। ठीक है। अगला हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो फाग जो है यह हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है, फाग। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, होजा गिरी रिंग लोक नृत्य है। होजा गिरी रिंग जो है यह त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। अगला है ढिमसा लोक नृत्य का संबंध है, तो यह आंध्र प्रदेश से है। अट्टन तुल्लन लोक नृत्य जो है यह केरल का लोक नृत्य है। केरल का एक और लोक नृत्य यानी कि अट्टन तुल्लन के अलावा अगर बात की जाए तो मोहिनी अट्टम जो है वह केरल का बड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला है मुगल प्रभाव से संबंधित लोक नृत्य, यानी कि किस नृत्य पर मुगल का प्रभाव पड़ा है, मुगलों का प्रभाव, तो वह कथक है। ध्यान रखिएगा, पीछे आपने कथक के बारे में देखा है कि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की आस्थाओं को दिखाया जाता है और यह राजस्थान से संबंधित है। अभी आपको दिखा कि मुगल का प्रभाव जो है सो इस नृत्य पर देखने को मिलता है। अगला है त्रिपुरा का लोक नृत्य नहीं है, यानी कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा का नहीं है, तो मुखौटा जो है यह त्रिपुरा का लोक नृत्य नहीं है। अगर पूछ दे कि मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला है सीदर किसका प्राचीन नाम है। सीदर, तो सीदर जो है यह आपको राजस्थान का प्राचीन नाम सीदर है। सॉरी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है कहाँ का, तमिलनाडु का, तो उसी का प्राचीन नाम जो है वह सीदर है। अगला है घूमर किस का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो घूमर जो है यह राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है। जाट जाटिन लोक नृत्य कहाँ का है। जाट जाटिन जो है यह अपने बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है, बिहार का लोक नृत्य जाट जाटिन जो है बड़ा फेमस लोक नृत्य है। अगला है भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है इसमें 9 रस हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है टापू नृत्य का संबंध है, यानी कि टापू नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है शोंडोल लोक नृत्य कहाँ का है। शोंडोल लोक नृत्य जो है यह किस राज्य का है, तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला है जुलियांग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह नागालैंड से संबंधित है। बिहार का लोक नृत्य नहीं है, तो बहुत सारे लोक नृत्य बिहार के नहीं है, जिसमें से कालबेलिया जो है यह भी बिहार का लोक नृत्य नहीं है। अभी पीछे मैंने बताया था कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि कालबेलिया जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो निश्चित रूप से डेटा आपके दिमाग में फिट हुआ होगा और आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला है भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित नृत्य है। तो भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित नृत्य जो है यह मणिपुर में जो है सो आयोजित किए जाते हैं। अगला है तरपा कहाँ का लोक नृत्य है। तो तरपा जो है यह दादर और नगर हवेली का लोक नृत्य है। मिजो लोगों का पारंपरिक नृत्य कौन सा है। तो चेराव। चेराव मिजो लोगों का पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला है गौड़िया नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो यह पूर्वी भाग से। ठीक है, सामान्य तौर पे जो 7 सिस्टर्स भी थे, ब्रदर हैं, उस राज्य से संबंधित है गौड़िया नृत्य। अगला सिक्किम में नेपाली समुदाय का नृत्य कौन सा है। तो सिक्किम में नेपाली समुदाय का नृत्य जो है वो मरूनी है। मरूनी, मरूनी सिक्किम में नेपाली समुदाय का नृत्य है। अगला है आपका सिर पर कलश रखकर नृत्य किया जाता है, यानी कि कौन सा नृत्य है जिसमें आदमी सिर पर कलश रख करके नृत्य करता है, तो वो है आपका करागटम। करागटम, करागटम नृत्य जो है उसमें सिर पर कलश रख के नृत्य किया जाता है। अगला है कालाश्रम संस्थान का संस्थापक कौन है। तो कालाश्रम संस्थान के संस्थापक जो हैं वो बिरजू महाराज हैं। बिरजू महाराज, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बिरजू महाराज कौन है, तो ये नृत्य करने वाले हैं, नर्तक हैं और किस शैली के नृत्य करते हैं, तो कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। बिरजू महाराज बड़ा ही फेमस नाम है और कथक नृत्य के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, इन्हीं ने कालाश्रम संस्थान का
स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध है। अभी पीछे मैंने सवाल पूछा था, फिर से ये पूछता हूं कि आप इसको कमेंट करके बताइए, कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, रुक्मणिक देवी अरुंडेल जुड़ी हैं, यानी कि रुक्मणिक देवी अरुंडेल जो है वह किससे जुड़ी हुई हैं, तो वो भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं, यानी कि भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नर्तकी हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला है, भारत में शास्त्रीय नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भारत में जो है वह 9 है, यह आप ध्यान रखेंगे। भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य है। नाम सुन लीजिए कौन कौन से हैं। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय नृत्य जो असम में चलता है, और आपका छऊ क्षत्रिय नृत्य, ध्यान रखिएगा क्षत्रिय नृत्य असम का नृत्य है ये, और छऊ, ये सभी नृत्य आपको शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी नृत्य हैं वो सभी के सभी लोक नृत्य की श्रेणी में आते हैं, यह आप ध्यान रखेंगे। अगला है, उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है, तो उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा लोक नृत्य उत्तराखंड का नहीं है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। तमाशा, यह उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है तमाशा। अब सवाल उठता है कि तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला है, आजी मालू में लोक नृत्य है, आजी मालू यह किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आजी मालू जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला, सुआ लोक नृत्य कहाँ का है, यह छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। अगला है, पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है, तो पोनंग लोक नृत्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। अगला है, नृत्यांगना रंजना गौहर का संबंध है, नृत्यांगना रंजना गौहर जो है इसका संबंध किस नृत्य से है, तो इसका संबंध है ओडिसी से। ठीक है, अगला है, मंडुक शब्द जुड़ा हुआ है, मंडुक, तो मंडुक शब्द जो है यह कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला है, बागुरुम्बा लोक नृत्य है, बागुरुम्बा लोक नृत्य जो है यह बोडो समुदाय से संबंधित लोक नृत्य है। झिझिया लोक नृत्य कहाँ का है, तो झिझिया जो है बिहार का लोक नृत्य है। जब आप देखते होंगे शुरू होता है दशहरा, तो उसी दौरान छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं वो एक घड़े में छेद करके उसमें जो है सो दिया डाल करके और नाचते हुए जो है सो घूमती हैं, उसी को झिझिया कहा जाता है। ये आपको जो है सो बिहार का प्रचलित लोक नृत्य है। अगला है, उस्ताद अहमद अली खां का संबंध है, तो इनका संबंध जो है सरोद से है, यानी कि उस्ताद अली खां जो हैं ये सरोद वादक हैं, सरोद बजाते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रख्यात गायिका, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायिका कौन थे, तो वो थे आपकी शुभा मुदगल, शुभा मुदगल भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायिका थी। अगला है, भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां, सब जानते हैं इनको, बड़ा फेमस शहनाई वादक है ये बिस्मिल्लाह खां, ये भारत में शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। अगला है, अकादमी पुरस्कार जीता है, तो सबसे पहला तो अकादमी पुरस्कार कहाँ किसको जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाले ग्रैमी पुरस्कार जो है इसको अकादमी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और यह पुरस्कार किसने जीता है, तो AR रहमान ने इस पुरस्कार को जीता है। एक फिल्म आई थी स्लम्स डॉग ऑफ मिलेनियर, ठीक है, उसी में एक गाना है जय हो। ठीक है, ये जो जय हो गाना है, इसी गाने को कंपोज करने के लिए उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है, सूफी भक्ति संगीत का रूप है, सूफी भक्ति संगीत का रूप जो है वह कव्वाली है। कव्वाली अपने यहाँ बड़ा नाटक वगैरह जब देखते होंगे तो उसमें कव्वाली होता था, तो वो जो है आपको सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। अगला है, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत शैली कहाँ प्रचलित है, तो यह जो है बेसिकली हिंदुस्तानी संगीत शैली है और भारत में ही प्रचलित है। अगला है, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध है, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी जो है सितार वादक हैं, सितार वादक। अगला, सूफीवाद से संबंधित संगीत शैली कौन सी है, अभी हमने पीछे आपको बताया सूफी भक्ति संगीत कौन सी है, वहीं इसका भी आंसर होगा, आप कमेंट करके बताइए कि सूफी भक्ति संगीत कौन सा है। अगला, गायक उदय भवलकर का संबंध है, उदय भवलकर जो है इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है ध्रुपद गायन से, ध्रुपद गायन से संबंध है इसका। अगला है, छठ पूजा गीतों की प्रसिद्ध गायिका है, छठ पूजा
बिहार का सबसे लोकप्रिय पर्व में से एक है, जिस समय सभी लोग कम से कम घर पे ज़रूर जुटते हैं, ज़रूर आते हैं। और ठेकुआ इस समय का सबसे प्रसिद्ध प्रसाद होता है। इस छठ पर्व का 4 दिनों तक यह मनाया जाता है बिहार में। बिहार, यूपी इन सब जगहों पे मनाया जाता है, या बिहारी जहाँ भी हैं वहाँ पे इन पर्व को मनाते हैं। आपसे पूछा गया है कि छठ पूजा गीतों का प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो आपने सुना होगा, बिहार की लोक गायिका हैं शारदा सिन्हा। वो जो है छठ गीतों के लिए जो है सो जानी जाती हैं। अगला है, वीणा की देवी माना जाता है। वीणा की देवी किसको माना जाता है? तो सरस्वती माता को माना जाता है, जो हमारी ज्ञान की देवी भी हैं। अगला है, उस्ताद अली अकबर खान का संबंध है। उस्ताद अली अकबर खान का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है सरोद से, यानी कि सरोद वादक है उस्ताद अली अकबर खान। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, मेव समुदाय का संबंध किस राज्य से है? मेव समुदाय का संबंध किस राज्य से है, यह बताना है। तो इनका संबंध है आपको राजस्थान से। अगला है, रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है, यानी रचना के द्वितीय भाग को बताता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अंतरा। ठीक है, रचना के द्वितीय भाग को अंतरा कहते हैं। अगला है, गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। गिरिजा देवी जो है, इनका संबंध किससे है? तो ठुमरी शैली से है। ठुमरी शैली से संबंधित है गिरिजा देवी। अगला है, कर्नाटक संगीत प्रचलित है। कर्नाटक संगीत, अब आप सीधा सीधा सोचिए कि कर्नाटक संगीत कर्नाटक राज्य में प्रचलित होगा, लेकिन नहीं, यह आंसर आपका गलत हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक संगीत जो है यह तमिलनाडु में प्रचलित है। ठीक है। अगला है, पंडित जसराज का संबंध है। पंडित जसराज का संबंध किससे है? तो शास्त्रीय गायन से है। अगला, बोबीली वीणा प्रसिद्ध है। बोबीली वीणा किससे प्रसिद्ध है? तो ये आंध्र प्रदेश से प्रसिद्ध है। बोबीली वीणा जो है ये आंध्र प्रदेश की है। अगला, संगीतकार अरविंद पारीख का संबंध है। अरविंद पारीख का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। अगला, तुलसीदास बोरकर का संबंध है। तो तुलसीदास बोरकर जो है ये सितार वादक हैं, यानी कि इनका संबंध जो है सितार से है। अगला है, किशन महाराज का संबंध है। इनका संबंध है हारमोनियम से, यानी किशन महाराज जो है हारमोनियम बजाते हैं। अगला है, सिक्किम माला चंद्रशेखर से संबंधित है। सिक्किम माला चंद्रशेखर से संबंधित कौन सा है? तो तबला है। ठीक है, माला चंद्रशेखर से संबंधित है तबला, जो किस राज्य के हैं? तो सिक्किम के हैं। अगला है, मालिनी राजूरकर का संबंध है। मालिनी राजूरकर, इनका संबंध है बांसुरी से, यानी ये बांसुरी बजाने के लिए जो है सो जानी जाती हैं, प्रसिद्ध हैं। ये मालिनी राजूरकर से संबंधित घराना पूछा जा रहा है, यानी कि मालिनी राजूरकर से संबंधित घराना कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कि रामपुर सहसवा जो राजस्थान में पड़ता है, ग्वालियर घराना जो है से संबंधित है। ये मालिनी राजूरकर ग्वालियर घराना से संबंधित है, यह आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, कागजी शिल्प झांसी की उत्पत्ति हुई है। कागजी शिल्प झांसी की उत्पत्ति मथुरा में हुई है। अगला है, गांधार कला शैली का संबंध है। तो गांधार कला शैली जो है इसका संबंध कुषाण वंश से है। गांधार कला शैली का संबंध कुषाण वंश से है। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वह कनिष्क था। उसी के समय में गांधार कला शैली का उदय हुआ था। अगला, द्रविड़ शैली से संबंधित स्मारक है। तो हम्पी जो है, हम्पी का गुफा कर्नाटक राज्य में पड़ता है। यह द्रविड़ शैली से संबंधित स्मारक है। सामान्य तौर पे द्रविड़ शैली में जो भवन, स्मारक या फिर मंदिर बने हैं वो गुप्त काल में बने हैं और दक्षिण भारत में बने हैं। नागर शैली के मंदिर जो है वो उत्तर भारत में बने हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है, नागर शैली से बना मंदिर। नागर शैली से बना मंदिर जो है वह खजुराहो है। मध्य प्रदेश में पड़ता है खजुराहो, और यह नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। अगला है, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध है। तो इसका संबंध समुद्रगुप्त से है। गुप्त वंश का शासक जो था समुद्रगुप्त, उसके समय से संबंधित है कांगड़ा चित्रकला शैली। अगला है, सुधीर धर प्रसिद्ध हैं। सुधीर धर प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये कार्टून ड्राइंग है, यानी कि कार्टून बनाने के लिए जाने जाते हैं सुधीर धर। आर के लक्ष्मण प्रसिद्ध हैं, यह भी कार्टून बनाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, कार्टून जो होता है उसके जैसे बच्चा सब आज के टाइम में बड़ा कार्टून देखना पसंद करता है, तो उसी तरह के कार्टून चित्र बनाने के लिए दोनों आदमी जाने जाते हैं। अगला है, तकनीक पिएट्रा ड्यूर पाई जाती है। ये पित्रा धुरा इसको कहते हैं हम लोग।
तकनीक है, शैली है ये। पित्राधुरा जो है इस शैली में सबसे प्रसिद्ध भवन कौन सा बना है? तो ताजमहल जो है वह आपको पित्राधुरा शैली में ही बना हुआ है। अगला है आपका, मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो गर्भगृह जो होता है वह मंदिर का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा माना जाता है, ठीक है, जिसमें भगवान की मूर्तियां स्थापित की जाती है, वह क्षेत्र ही गर्भगृह कहलाता है। अगला है, उत्तर भारत में मंदिर वस्तुतः है किस शैली में? तो हमने अभी बताया कि उत्तर भारत के मंदिर या भवन जो है वो नागर शैली में बने हुए हैं, तो उत्तर भारत यहाँ पे हो जाएगा नागर शैली में है। अगला है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में आपको देखने को मिलेगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ई मंदिर स्थित है, यानी कि यह कहाँ स्थित है? तो यह है बड़ोदरा में स्थित, और 1966 में इसका निर्माण हुआ था। भगवान शिव से संबंधित मंदिर है यह, और इंडियन आर्मी अथॉरिटी द्वारा जो है सो इसका देख रेख किया जाता है, ई मंदिर का, ठीक है। अगला है, आंडाल से संबंधित संप्रदाय है। तो वैष्णव संप्रदाय जो है वह आंडाल से संबंधित संप्रदाय है। अगला, राजस्थान में मरु महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ पर? तो जैसलमेर में, ठीक है। मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है। अगला, हेमिस त्योहार मनाया जाता है। हेमिस त्योहार जो है यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का उत्तरायण है। मकर संक्रांति का नाम उत्तरायण है, यानी कि मकर संक्रांति को उत्तरायण कहाँ कहा जाता है? तो यह गुजरात में कहा जाता है, ठीक है। मकर संक्रांति को उत्तरायण नाम से गुजरात में जाना जाता है। अगला, सूरज कुंड शिल्प मेला लगता है। सूरज कुंड शिल्प मेला जो है यह हरियाणा में लगता है। अगला है, चावोथ त्योहार का संबंध है। तो यह त्योहार जो है मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाता है। अगला, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो लठमार होली जो है यह आपको बनारस में मनाई जाती है, ठीक है। अगला, विष्णु के वामन अवतार से संबंधित त्योहार है। विष्णु, भगवान विष्णु का जो वामन अवतार है उससे संबंधित त्योहार कौन सा है? तो उससे संबंधित त्यौहार है ओणम, ठीक है। ओणम जो है वह वामन अवतार से संबंधित त्यौहार है। अगला, संघाई त्यौहार मनाया जाता है। संघाई त्यौहार आपको कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। अगला है, बाली यात्रा का संबंध है। तो इस यात्रा का संबंध जो है वह उड़ीसा से है। बाली यात्रा उड़ीसा में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला किस शहर से जुड़ा है? कुंभ मेला जो है यह उज्जैन से जुड़ा हुआ है। उज्जैन जो है यह आपको कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और गुप्त वंश की जो राजधानी थी वह उज्जैन थी। अगला है, 9 वर्ष पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो 9 वर्ष पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा त्यौहार 9 वर्ष पर मनाया जाता है। अगला, केरल में फसल कटाई पर उत्सव, कौन सा उत्सव मनाते हैं? तो ओणम जो है वह केरल में फसल कटाई पर मनाया जाता है। शस्य उत्सव कौन सा है? ओणम को ही हम लोग शस्य उत्सव के नाम से भी जानते हैं। अगला है, मड़ई पर्व मनाया जाता है। तो मड़ई पर्व जो है यह आपको छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। अगला, लोटिया नामक गीतों का संबंध है। लोटिया नामक गीतों का संबंध राजस्थान से है। अगला है, भरभरी की लोक कथा का संबंध है। तो भरभरी की लोक कथा का संबंध जो है इसका संबंध संगीत से है। अगला, बैंजो वाद्य यंत्र है। बैंजो वाद्य यंत्र कैसा है? तो तंतु वादन यंत्र है, जिसमें आपको तंतु जो होता है उस पर बजाया जाता है इसको। अगला है, पालघाट मणि अय्यर का संबंध है। पालघाट मणि अय्यर जो है इनका संबंध राजस्थान राज्य से है। अगला, अल्लाह जिल्लाई बाई कहाँ की थी? तो अल्लाह जिल्लाई बाई जो है ये आपको राजस्थान से बिलोंग करती हैं, ठीक है। राजस्थान की रहने वाली है अल्लाह जिल्लाई बाई। अगला है, मनोहर देवदास का संबंध है। मनोहर देवदास का संबंध कला से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चित्रकारी से संबंधित नहीं है। चित्रकारी से संबंधित नहीं है, तो हबीब तनवीर जो है वह चित्रकारी से संबंधित नहीं है। अगला, दशावतार मंच का संबंध है। दशावतार मंच जो है यह आपको, इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है कोंकण से, ठीक है। कोंकण से दशावतार रंगमंच का संबंध है। अगला, भावना क्या है? तो भावना जो है वह असम में एक रंगमंच है। असम राज्य में एक रंगमंच है जिसका नाम है भावना, यानी कि नाटक वगैरह होता है। अगला, 10 काठिया कहाँ प्रचलित है?
तो यह उड़ीसा में प्रचलित है। अगला है माओत्सु त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में जो है माओत्सु त्योहार का आयोजन होता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2004 कहाँ पे हुआ था? तो यह गोवा में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2004 गोवा में आयोजित हुआ था। अगला है श मक्का स रक्का आथाह त्योहार। श मक्का श रक्का जाथाह त्योहार, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है आपको तेलंगाना से। अगला है लोक चित्रकला की लघु शैली संबंधित है राजस्थान राज्य से। सोनम लोचार त्योहार मनाया जाता है। सोनम लोचार त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। अगला है कृषि पर आधारित नुआखाई त्योहार किस राज्य में प्रचलित है? तो यह उड़ीसा में प्रचलित है। अगला, पौष संक्रांति मेला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है यह उड़ीसा राज्य से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, टूटी वाला मेला कहाँ मनाया जाता है? तो टूटी वाला मेला जो है यह आपको झारखंड में मनाया जाता है। अगला है खाद्यान्न की पूजा की जाती है। नुआखाई जो है वहाँ पे खाद्यान्न की पूजा की जाती है। अगला है दिवासो त्योहार का संबंध है। तो दिवासो त्योहार का संबंध गुजरात से है। अगला, हैली पुन्हिया त्योहार का संबंध है। इसका संबंध जो है वह आपको झारखंड से है। अगला है नीलगिरी की टोडा जनजाति महत्वपूर्ण त्योहार है। तो भोग वेटा जो है भोग वेटा, यह आपको नीलगिरी की टोडा जनजाति का त्योहार है। अगला है गिड़िया पूजा का संबंध है। गिड़िया पूजा यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला, सरहुल त्योहार मनाया जाता है। तो यह जो है आपको कहाँ मनाया जाता है? सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। अगला, पावल कूट त्योहार मनाया जाता है। पावल कूट त्योहार यह मिजोरम में मनाया जाने वाला त्योहार है। अगला है एमसे पर्व का संबंध है। एमसे पर्व, इसका संबंध नागालैंड से है। आबू बाची मेला भारत में है। आबू बाची मेला जो है यह कहाँ होता है? तो यह गुवाहाटी में होता है। अगला है वोशाक पोया त्योहार का संबंध है। तो वोशाक पोया त्योहार जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बस्तर दशहरा मनाया जाता है। बस्तर दशहरा जो है यह 75 दिनों तक चलता है। सामान्य तौर पर दशहरा जो है अपने भारत के अधिकांश क्षेत्रों में 10 दिनों तक चलता है, लेकिन बस्तर दशहरा जो है यह 75 दिनों तक चलता है। अगला, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो यह भाद्रपद में मनाया जाता है। अगला है याओशांग त्योहार का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। अगला, उरुका पारंपरिक त्योहार है। उरुका पारंपरिक त्योहार कहाँ का है? तो असम राज्य का त्योहार है ये। अगला, सोनपुर मवेशी मेला कहाँ मनाया जाता है? तो यह बिहार में मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मवेशी मेला है यह, जो बिहार में मनाया जाता है। एक और मवेशी मेला है जो पुष्कर मेला के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन उस मेले में केवल ऊंट की जो है सो खरीद बिक्री की जाती है पुष्कर मेले में। अगला है खालसा पंथ का प्रमुख त्योहार है वैशाखी। वैशाखी जो है यह खालसा पंथ का प्रमुख त्योहार है, यानी कि सिखों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है ये। अगला, बेणेश्वर मेला आयोजित होता है। तो यह मेला जो है डूंगरपुर राजस्थान में पड़ता है, वहीं पर बेणेश्वर मेला का आयोजन होता है। अगला, हॉर्नबिल पर्व मनाया जाता है। तो करंट अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें मैंने आपको हॉर्नबिल पर्व के बारे में बताया था। यह नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल पर्व। अगला है एक तमिल पर्व है, तमिल पर्व। तो भांसी मांगम जो है वह एक तमिल पर्व है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं हम लोग। पालतू पशुओं की पूजा की जाती है। तो गड़िया पूजा में पालतू पशुओं की पूजा की जाती है। अगला, पर्यूषण पर्व का संबंधित महीना है। तो भाद्रपद जो है उसी महीने में पर्यूषण पर्व भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मांडू महोत्सव से संबंधित राज्य है, यानी कि किस राज्य में मांडू महोत्सव मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको मध्य प्रदेश में। अगला, ओशांग त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में। बिहू पर्व मनाया जाता है असम में। राजगीर किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है बिहार में स्थित है।
बिहार का जो सबसे भारत का जो सबसे पुराना वंश था हर्यक वंश, उसकी राजधानी राजगृह ही थी। इसका पुराना नाम राजगृह और गिरिव्रज है। अगला, चापचर कूट त्योहार मनाया जाता है, यह मिजोरम में मनाया जाता है। अगला है ईसा मसीह से संबंधित त्योहार है, तो ईस्टर जो है यह ईसा मसीह से संबंधित त्योहार है। अगला, पंग लहाब शोल त्योहार मनाया जाता है, तो यह सिक्किम में मनाया जाने वाला त्योहार है। मलाला यूसुफजई के जीवनी पर बनी फिल्म है, तो गुल मकई मलाला यूसुफजई के जीवनी पर बनी हुई फिल्म है। यह पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2014 में 2 लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसमें से एक मलाला यूसुफजई थी, दूसरे कैलाश सत्यार्थी थे जो भारत के थे। अगला है प्रथम महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी? तो प्रथम महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जो है वह लीला सेठ हैं। और किस उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी? तो हिमाचल प्रदेश की बनी थी। अगला है स्वच्छता एवं सामाजिक सुधार आंदोलन जो है वह बिदेश्वर पाठक द्वारा शुरू किया गया था। बिंदेश्वर पाठक द्वारा स्वच्छता एवं समाज सुधार आंदोलन शुरू हुआ था। अगला, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स कब बनी थी? तो यह 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन। अगला प्रश्न है आपका, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा यह नेल्सन मंडेला की है। दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला जो है इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अरुंधति रॉय। अगला है, बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मिशेल ओबामा। ओबामा की पत्नी है मिशेल ओबामा, उन्होंने ही बिकमिंग पुस्तक लिखा है। अगला है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो इस किताब को लिखा है शशि थरूर ने। अगला है, सत्य का प्रयोग आत्मकथा है महात्मा गांधी की। सत्य का प्रयोग किताब का नाम है, जो आत्मकथा है महात्मा गांधी की। अगला, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो ये है चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं ये। अगला, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कपिल देव। कपिल देव आपको क्रिकेटर हैं, जिनके नेतृत्व में भारत ने पहली बार विश्व कप वर्ल्ड कप जो है सो क्रिकेट का जीता था। अगला है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सौरव गांगुली। अगला, इंडिया 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपको एपीजे अब्दुल कलाम। अगला है, मिल्कमैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अन्ना बर्नर्स। ठीक है, अन्ना बर्नर्स द मिल्कमैन पुस्तक के लेखक है। अगला, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है। चलिए, आपका यहीं पे कंप्लीट होता है सारे के सारे जो है सो जीके जीएस स्टैटिक जीके का। आप जो है सो अगर आर्मी का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं या फिर एसएससी जीडी दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसको एक बार देख करके जाइए, काफ़ी आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई मेरे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।